नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। पिछले दिनों लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने के लिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहुत चर्चा हुई। यह भी कहा गया कि अब बजट सत्र के अगले हिस्से में यह सामने आएगा। कई खबरें इसके बारे में चली, लेकिन इस बीच ऐसा लगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईसी को, ज्ञानेश कुमार जी को शायद भूल गए हैं लोग और खबरों में वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि विपक्ष बजट सत्र के अगले हिस्से में उनके इम्पीचमेंट यानी उन्हें भी हटाने के लिए प्रस्ताव लाएगा। और इस मसले पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह श्योरान, जो लंबे समय से चुनाव आयोग पर और बहुत करीब से चुनाव आयोग पर नजर रखे हुए हैं। रविंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। नमस्कार सर, थैंक यू। रविंद्र भाई, क्या खबर है? ये ज्ञानेश कुमार को इसका मतलब भूले नहीं है विपक्ष के लोग? खबर आ रही है कि इम्पीचमेंट आएगा उनका, लेकर आएगा बजट के अगले हिस्से में। जी बहुत धन्यवाद विक्रांत भाई, और बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। स्वतंत्र के दर्शकों को भी बहुत मुबारकबाद जो मजबूती के साथ आपके साथ जुड़े हैं। ये जो सीईसी का मामला है, ये असल में इसको ज़्यादा मजबूती के साथ उठा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद हाँ। या तृणमूल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बंगाल में चुनाव आप जानते हैं। और अभी जब ओम बिरला के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है इम्पीच उनको रिमूवल, असल में ये रिमूवल का होता है दोनों का ना। हाँ। इम्पीचमेंट खाली राष्ट्रपति के लिए होता है, ओह। तो बाकियों के लिए रिमूवल रिमूवल ही होता है। हाँ। तो इनको जो रिमूवल का आया है, तो वो रिमूवल का जो सीईसी के लिए लेके आएंगे, ये बात उस दिन जिस दिन स्पीकर के खिलाफ जो एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस ने दस्तखत नहीं किए। हम्म। और उनका कहना था कि हम लोग वैसे तो विपक्ष के साथ हैं, लेकिन साइन हमने नहीं किए हैं। 2-3 दिन का हम लोग चाहते हैं समय देने इनको, ताकि अगर इनको रियलाइज हो कि उन्होंने गलत किया है, तो फिर वो अपनी गलतियां मान पाएं और मामला रफा दफा कर सकें। तो वो समय तो खैर बीत गया। तो फिर उन्होंने उसी बात में कहा, अभिषेक बनर्जी ने, कि हम लोग लेकिन सीईसी के खिलाफ, हम्म। ज्ञानेश कुमार जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव या उनको रिमूवल का नोटिस दिया जाए, उनको हटाया जाए। हम्म। तो वो तृणमूल कांग्रेस इस पर ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कितनी परेशान है वो तो आप जानते ही हैं। ओपोजिशन पार्टीज खासतौर पर जो हैं, ओपोजिशन पार्टीज लगातार ये एलिगेशन लगाती रही हैं कि ज्ञानेश कुमार का जो काम करने का तरीका है वो गलत है। अब ये नोटिस अगर आता है तो फिर इस पर एक बार दोबारा से आ ही जाएगा, मुझे लगता है ज्यादा संभावना है कि आएगा। 9 तारीख को ज्यादा उम्मीद है कि स्पीकर पर चर्चा होगी। स्पीकर का जो रिमूवल का हाँ। नोटिस है, उस पर जब डिस्कशन होगा वो खत्म हो जाएगा। देखिए, सरकार को ही जीतना है, जाहिर है, तभी वो सरकार है। लेकिन अगर एम्बेरसमेंट तो होती है ना। हाँ। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि एम्बेरसमेंट का ही मामला है। वो हम्म। तमाम जो इश्यूज आज तक सदन के बाहर गूंजते रहे थे, हाँ। वो सदन के पटल पे आएंगे। हाँ। और ये सरकार के लिए बड़ा एम्बेरसमेंट होता है, ये स्पीकर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है और बड़ा शर्मनाक होता है कि जिस सदन में आप बैठे हैं, उस सदन के 220 240 लोग आप पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। जिस सदन में आप बैठे हैं या जिन प्रदेशों के चुनाव आप करवा रहे हो, हम्म। उन प्रदेशों में जो मजबूत पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आप पे भरोसा ही नहीं करती हैं। वो हम्म। चाहती हैं हट जाएं। तो आपके नैतिक स्तर जो है उसकी गिरावट का अंदाजा इससे लगता है। आप किस नैतिकता से वहां पर चुनाव करवा रहे हो? क्योंकि चाहे तो सी ज्ञानेश कुमार हो या ओम बिरला हो, इन पर पहला आरोप क्या है? पहला आरोप तो पक्षपाती होने का है ना। हाँ। कि आपने जो स्पीकर का काम क्या है, सदन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको सुचारू ढंग से चलाना। हाँ। एक। दूसरा, सबको समान अवसर देना बोलने का। हम्म। और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में समन्वय स्थापित करना, कि भाई हाउस ढंग से चल पाए। इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। लेकिन स्पीकर ने यही नहीं किया। स्पीकर ने ओपोजिशन को बोलने नहीं दिया, ओपोजिशन लीडर को अपनी आवाज उठाने नहीं दी। उनको जो समय दिया गया उसमें कटौती की। वो जो बात करना चाहते थे हर सेंटेंस पर उनको रोका। ऐसा तो हम लोग देखते नहीं कि दूसरे जब बोलते हैं तब हो। तो ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, वैसा ही पक्षपातपूर्ण रवैया हम लोगों को ज्ञानेश कुमार का देखने को मिला। हम्म। जब भी इलेक्शन होते हैं तो ओपोजिशन को तो वो नोटिस भेज देते हैं, और जब कोई सत्ता पक्ष के जो सांसद है, मंत्री है या बड़े नेता हैं, वो कुछ बोलते हैं तो उन पर ज्ञानेश कुमार चुप्पी साध देते हैं, या फिर नोटिस भेजते हैं तो पार्टी के अध्यक्ष को भेजते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो ये तमाम चीजें जो है, निष्पक्षता की कमी दोनों पक्षों में हम लोगों को दिख रही है, ज्ञानेश कुमार के पक्ष में भी और स्पीकर के में भी।
तो इसलिए सदन के भीतर जब इन मुद्दों पर चर्चा होगी तो जाहिर है सब चीजें सामने निकल कर आएंगी कि भाई इन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए जिनकी वजह से जनता ने या जनता के चुने हुए नुमाइंदों ने इन पर से भरोसा खो दिया। हम्म। अब ज्ञानेश कुमार के बारे में तो चर्चा फिर दोनों सदनों में होगी। हम्म। स्पीकर को हटाने का तो प्रस्ताव केवल लोकसभा में आएगा ना। हाँ। उनके बारे में तो दोनों सदनों में चर्चा होगी। हाँ। जब उनके बारे में दोनों सदनों में चर्चा होगी तो आप देखिए रिकॉर्ड में आएगी सब चीजें कि भाई एक आज तो हम लोग बात कर रहे हैं तो आज लोग वर्तमान को हम लोग उतनी गहराई से नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन जब 10 साल बाद हम लोग बात करेंगे या आज हम लोग बैठकर बात करते हैं नवीन चावला के बारे में हाँ। या सुकुमार सेन के बारे में, तो इतिहास के पन्नों पर ये काले अक्षरों में दर्ज होता है कि एक व्यक्ति ऐसा आया था जिन्होंने इतना ज्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया कि 70 वर्ष में पहली बार ऐसा दिन देखने को मिला कि उनके खिलाफ सांसदों ने यहां पर गुहार लगाई। और सत्ता पक्ष जो है उस पर भी, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि जब आप चुने गए हो तो जो जो चुन के आया है उस चुनाव पर ही सवाल खड़े हो गए। हम्म। हम्म। उस पूरे सवाल पर, उस पूरी प्रक्रिया पर और उसके निष्पक्ष होने पर जब सवाल खड़े हो गए हैं तो ज्ञानेश कुमार और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये जो प्रस्ताव आए हैं ये भारत के लोकतांत्रिक, हालांकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो आएगा, संभावना है कि आएगा, तो हम हम्म। लोग तो ये आएगा के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के खिलाफ अगर ये आता है विक्रांत भाई तो आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में जो संवैधानिक इदारे हैं हम्म। उन इदारों के लिए ये काला दिन है। बिल्कुल। जिन इदारों को, देखिए लोग, चुनाव आयोग की स्थापना भारत के गणतंत्र के लागू होने से एक दिन पहले हुई थी। हम्म। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बने हम, उससे एक दिन पहले कर किया था हमारे चुनाव आयोग को। निष्पक्षता ही तो पैमाना था एक। और हमारी जो वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट को बनाने का काम ज्ञान जो दिया गया था चुनाव आयोग को, वो तो संविधान सभा ने ही दे दिया था। हम्म। चुनाव आयोग के बनने से हाँ। पहले वोटिंग लिस्ट बन हाँ। रही थी इस देश में। निष्पक्षता का पैमाना क्या रखा गया था देखिए हम्म। कि भाई जो लिस्ट बने, तभी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, भारत की बिल्कुल। सरकार इंटरिम गवर्नमेंट थी, सरकार चुनाव तो 52 में हुए ना। हाँ। उसके पहले संविधान सभा की बैठकों में यह बात तय कर ली गई थी कि हम लोग अब वोटिंग लिस्ट बनाने का काम सौंपते हैं। उन्होंने वोटिंग लिस्ट बनाई। और तो हैरानी की बात यह है कि भारत में चुनावी लोकतंत्र, लोकतंत्र तो नहीं कह सकते लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तो 1921 से शुरू हो गई विक्रांत भाई। बिल्कुल। और 1921 में तो चुनाव आयोग नहीं था ना। हाँ। 1921 में तो 1921 में कौन चुनाव कराता था? हाँ। अंग्रेज कराते थे। अंग्रेज अंग्रेज कराते थे, मतलब क्या है कि तब जो तब तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइस राय की, उसके होम मिनिस्ट्री, उसकी जो मिनिस्ट्री, अलग अलग जो मंत्रालय थे, उसके पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री, उसके जो सोशल वेलफेयर, ये हाँ। जो मिनिस्ट्रीज थी ये मिलकर चुनाव कराया करते। उन पर भी इतने कभी एलिगेशन नहीं लगे जितने ज्ञानेश कुमार पर लगे हम्म। अंग्रेजों के समय पर भी। और जितने पहले हमारे जो हिंदुस्तानी अध्यक्ष थे, स्पीकर जो थे ओम बिरला जिस पद पर बैठे हैं, ये अभी तो लोकसभा है। हाँ। लोकसभा से पहले 1952 तक जब चुनाव नहीं हुए थे, 47, जब संविधान सभा खत्म हो गई, अगर हम लोग शुरू करें यहां से, अभी स्पीकर ओम बिरला लोकसभा के हैं। लोकसभा से पहले क्या था 51 52 तक? प्रोविजनल लोकसभा। प्रोविजनल लोकसभा से पहले क्या था? संविधान सभा। संविधान सभा से पहले क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। हम्म। तो ये चार पड़ाव हमारी संसदीय परंपराओं में आए ना। तो हम्म। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी 1921 में जो बनी थी, उसके पहले हिंदुस्तानी अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल, सरदार पटेल के बड़े भाई। हम्म। अब सरदार पटेल के बड़े भाई जब प्रिजाइड ओवर कर रहे थे 1924 में, और अंग्रेजों के सरकार थी आपको पता ही है, हम्म। तो एक बार क्या हुआ, ओपोजिशन के जो मेंबर्स थे, स्वराज पार्टी उस वक्त ओपोजिशन में थी, मोतीलाल नेहरू उसके नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने किसी मुद्दे को लेकर सरकार के मुखालफत की और वॉकआउट कर गए। हम्म। अब वॉकआउट कर गए तो विठल भाई पटेल जो सदन में उस वक्त चेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई सदन का जो कैरेक्टर है ना वो बदल गया, क्योंकि ओपोजिशन ने वॉकआउट अपोजिशन कर दिया है। वॉकआउट कर गया। तो अब तो अब पार्टी मीटिंग हो गई ना। अब मेरी सलाह यह है कि अब सरकार को बिल पेश नहीं करना चाहिए। हाँ। अंग्रेज सरकार को बिल पेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ओपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया है, हाँ। बिल पेश नहीं हुआ।
हम बात कर रहे हैं निष्पक्षता की। हाँ। स्पीकर ओम बिरला की निष्पक्षता के साथ आज उसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए भाई। जहां 140 150 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया या उनको सस्पेंड किया गया, उनके साथ आप उस दौर की बात करिए जब हिंदुस्तान के पास तो असेंबली जो, और सुनिए, लास्ट बार 1945 में आखिरी चुनाव हुआ, टोटल 35 करोड़ की पॉपुलेशन में 14.5 लाख लोगों को वोट का अधिकार था केवल। हम्म। तो उस दौर में और इस दौर में कितना अंतर आप देख लीजिए। ये क्या है, ये सब नैतिकता का तकाजा है कि हम्म। नैतिकता का जो पतन हुआ है इन स्पीकर्स के आने के बाद या ज्ञानेश कुमार के उस पद पर आने के बाद, सारे सवाल वहां खड़े होते हैं कि उस दौर में जब अंग्रेजी शासन था तो उन लोगों अब ने भी ये बात स्वीकार की कि इसका कैरेक्टर चेंज हो गया है। क्यों? क्यों हुआ? क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का भी जो पूरा प्रोसीजर था वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल से आया था। हम्म। वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो लंदन में है, हम्म। वहां तो डेमोक्रेसी और पुरानी है ना। तो हम्म। वहां से जो मॉडल हमने लिया था और जो रूल उस जमाने में बने थे 1921 में, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आए थे विक्रांत भाई, उनमें से अधिकांश रूल हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं हाँ। संसद को चलाने के। तो जब संसद को चलाने के इतने साल पुराने रूल्स को हम लोग मजबूती के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो आज ऐसी क्या स्थिति हो गई कि रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा फॉलो है? नहीं किया जा आज क्यों विपक्ष के लिए स्पेस नहीं बचा? उस दौर में भी स्पेस था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस दौर में भी था जब प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, उस रहा। दौर में भी था जब संविधान सभा थी। तो आज क्या हो गया? आज क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये रविंद्र भाई, ये तो साफ है कि इस नोटिस से कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा स्पीकर साहब की भी, और अगर सीईसी साहब का आता है तो उन पर भी, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो सरकार के साथ है। लेकिन जो एम्बेरसमेंट की हम बात कर रहे हैं, अब दुनिया में कुछ खबर होती है तो पूरी दुनिया में वो उसी समय दिखाई देती है। तो भारत जो इतना मजबूत लोकतंत्र है, उसकी लोकसभा के स्पीकर में विपक्ष का विश्वास नहीं है। जिस चुनावी प्रक्रिया की पूरी दुनिया दुहाई देती है कि भारत, किसी को अगर चुनावी प्रक्रिया देखनी हो तो भारत की चुनावी प्रक्रिया देखनी चाहिए, वहां के सीईसी पर देश के पूरे अपोजिशन को विश्वास नहीं है, तो ये दुनिया को कैसा मैसेज जाएगा? बेहद खराब। वो वही तो होता है ना। नैतिकता का तकाजा क्या होता है? अब नैतिकता कोई टेंजिबल चीज तो है नहीं, आप छू के देखो उसको। हाँ। वो तो महसूस करने की चीज है। हाँ। तो अब पूरे हिंदुस्तान ने जिस लोकतंत्र को मजबूत किया, वो कोई रातों रात तो हुआ नहीं। हाँ। हम लोग हमेशा बात करता हूं मैं तो, सुकुमार सेन जब बनाए गए थे, सुकुमार सेन का आप कैरेक्टर देखिए, कौन थे वो? हम्म। सुकुमार सेन वो व्यक्ति थे जो लंदन में जिस वक्त पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र थे वो। और उनके सहपाठी कौन थे? हम्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो उस वक्त कैम्ब्रिज में थे नेताजी। तो हम्म। वो लोग 1919 में जो आईसीएस की परीक्षा हुई, सुकुमार सेन सीनियर थे और उनसे अगले बैच में आए थे सुभाष चंद्र बोस। हम्म। तो वो लोग उस जमाने के पढ़े लिखे लोग, और उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ काम किया था, लेकिन उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं किसी ने खड़ा किया। हम्म। उन्होंने कितनी ही बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जेल भेजा होगा, क्योंकि हाँ। वो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए थे सुकुमार सेन। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कितने नेताओं के खिलाफ काम किया होगा, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहे थे भाई सरकार की। तो लेकिन उसके बावजूद भी उनके टैलेंट पर, उनकी जो प्रतिभा थी उस पर नेहरू को इतना भरोसा था कि उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आप सुकुमार सेन जी पहले सीईसी का पद संभालिए। संभालिए। सच बात, और कितनी बड़ी। सुनिए, उन्होंने उनको पद दिया। और हम्म। नेहरू ने कहा कि मैं चाहता हूं कि 1951 में उनको पद दिया गया कि मैं चाहता हूं 1951 में ही चुनाव हो जाए, 1950 माफ कीजिएगा, हम्म। 1951 में चुनाव हो जाए। या तो सुकुमार सेन ने कहा कि नेहरू जी, मैं आपके कहने पर चुनाव नहीं कराऊंगा। हम्म। मैं चुनाव तब कराऊंगा जब मैं सेटिस्फाई हूंगा कि अब चुनाव कराने का समय सही है। हम्म। उन्होंने नियुक्त किया या करवाया, और उन्होंने कह दिया कि मैं निष्पक्ष चुनाव कराना मेरी जिम्मेदारी है, जल्दी चुनाव कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तब चुनाव कराऊंगा जब माहौल माकूल होगा। हम्म। और ये पहली बार इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कितनी सारी दिक्कतें आई थी। उस टाइम पे तो आपको पता है कि फोटो भी नहीं होती थी। बिल्कुल वोटिंग सही। कार्ड में भी क्या नाम लिखते थे? मोनू की मम्मी, सोनू की चाची। हम्म। आज तो महिलाएं नाम लिखवा रही है ना वोटिंग कार्ड में अपना, तब थोड़ी लिखवाया करती थी। तब तो सोनू की चाची के नाम से वोट पड़ते थे। उनको मोटिवेट किया गया
उनको बार बार कहा गया कि भैया वोटिंग लिस्ट में नाम बनवाओ अपना नाम, और वोट बनाना कितना मुश्किल काम था। भारत के क्या दुर्गम इलाके हैं, आप जानते ही हैं, कहाँ हिमाचल प्रदेश है, कहाँ पे राजस्थान है, कहाँ पे लद्दाख और ये इलाका, वहां पर वोट बनाना उस दौर में जब हमारे पास बहुत सीमित संसाधन थे, तो हम लोग वहां से इस डेमोक्रेसी को लेके आए हैं। हम्म। वहां से आज हम लोग जब इस डेमोक्रेसी को लेके आए हैं, आज भी कितने ऐसे हैं विक्रांत भाई, आज भी हमारे चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए जब दुर्गम इलाकों में जाते हैं, तो उनकी वीडियोज और फोटो आप भी देखते, हम भी देखते हैं। हम भी देखते हैं कि कैसे पहाड़ों पर चढ़ चढ़कर अपने कंधों पर बैलेट पेपर, बैलेट मशीनें वो टांग टांग कर जाते हैं, तो इतनी हाँ, मुश्किल से इलेक्शन करवाया जाता है आज भी। तो हाँ। उस पूरे प्रक्रिया पर अगर सवाल खड़े होंगे केवल एक व्यक्ति की निष्पक्षता के कारण, तो जाहिर है उसको तो गलत लाइट में ही देखा जाएगा। हम्म। और वही हो रहा है इस वक्त कि ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से चुप हो जा रहे हैं, सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं, जवाब दे रहे हैं तो आधे अधूरे जवाब दे रहे हैं, वो तमाम बातें भारत के मजबूत और महान लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, केवल किन्हीं व्यक्तियों के निजी स्वार्थ और अपने जो स्वामी भक्ति के चक्कर में। रविंद्र भाई, आप लंबे समय से चुनाव आयोग को देख रहे हैं और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत करीब से देख रहे हैं, तो हर चुनाव आयुक्त जो है, अभी तक हम पिछले चुनाव आयुक्त पर बात करते थे, अब नए सीसी जो है वो लोग कहते हैं कि उनसे भी आगे निकल गए हैं। तो हर हाँ, आदमी जो कहा जाता है कि एक सेट करके जाते हैं, उससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उससे ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है अगले सीसी में। तो ये तो भयानक बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये तो ऐसा पद है ना कि पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है विक्रांत भाई, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आपका है। एक के बाद एक लगातार पद जो है वो गिरते जा रहे हैं। अब कम से कम हम लोग ये तो कह सकते हैं कि भाई MS गिल ने और TN शेषन ने, उन्होंने चुनाव लड़े, हाँ। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए रिटायरमेंट का इंतजार तो किया। हाँ। अब तो कोई इंतजार भी नहीं कर रहा। उन्होंने रिटायरमेंट का इंतजार किया ना, हाँ। तो अब क्या हालत है देखिए आप। अब तो जब इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं, ओपोजिशन पार्टी जिनको पता है कि भाई आपको इन्हीं के व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ना है, और वो लोग ये बात कहें कि आप तो अपना दफ्तर BJP ऑफिस में खोल लीजिए, हम्म। क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन सब वहीं से लेनी है। हम्म। और टाइम एंड अगेन ये हो रहा है, नियुक्ति से ही पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई ना, जहां जो नियुक्ति की जा रही है, जब उस कानून में हाँ। ही इतनी अड़चने हैं, उसके बाद अब क्या बचा। दो दो लोग मिलकर के, और फिर इतनी ज्यादा इम्यूनिटीज दे दी गई हैं, हम्म। इतनी इम्यूनिटीज तो कोर्ट को भी कहना पड़ा कि इतनी हाँ। इम्यूनिटीज तो यार हमारे पास भी नहीं है। हाँ। जो इम्यूनिटीज दी गई हैं, और कोर्ट के पास तो आप जानते हैं कितने सारे केसेस आते हैं, अलग अलग तरह के केस आते हैं, सरकार के पक्ष में, विरोध में, बहुत सारे केस, व्यक्तिगत केसेस आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ऐसी इम्यूनिटीज तो किसी के भी पास नहीं है। हम्म। तो वो इम्यूनिटीज का मामला भी चैलेंज है, वो भी कोर्ट में मामला अभी लंबित है, नियुक्ति का मामला लंबित है। तो जाहिर है ये पूरा जो तंत्र है ये अब सवालों के घेरे में है। क्यों? क्योंकि चयन से लेकर के और एग्जीक्यूशन तक का जो पूरे प्रक्रिया है वो सब या तो गलत तरीके से हो रही है, या गलत तरीके से होती हुई दिख रही है। और हम्म। सही है, ये बात प्रूव करने के लिए ना सरकार के पास तर्क हैं, और ना ही चुनाव आयोग इस पर कुछ बोलता हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग तो बोल ही नहीं रहा है, जो भी कुछ बोल रहा है वो तो सरकार ही बोल रही है। सरकार उनके ऐसे प्रवक्ता बनी हुई है कि चुनाव आयोग के प्रवक्ताओं को भी शर्म आ जाए। हम्म। तो रविंद्र भाई, ममता बनर्जी तो बहुत ही, जैसे आपने कहा कि इसमें भी वही लीड लेती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने सड़क पर भी लड़ाई लड़ी चुनाव आयोग के खिलाफ, वो एकदम संसद में भी उनके सांसद बहुत ही सक्रिय रहे। सुप्रीम कोर्ट तक वो चली गई, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने जिरह भी की, और बतौर मुख्य TMC नेता उन्होंने वहां पर जिरह की। तो ममता बनर्जी तो इस मसले को छोड़ने वाली नहीं दिखाई दे रही, और साथ साथ जो इस मामले में तो पूरा विपक्ष परेशान है ना। कोई ऐसी पार्टी नहीं है विपक्ष की, हो सकता है स्पीकर वाले मामले में कुछ एक दो पार्टी का रुख अलग आए, लेकिन सीसी से तो सब परेशान है, सबको झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए तो ये क्या है कि आपकी बात सही है। देखिए अभी जिन जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं उनके लिए हाँ। तो इलेक्शन कमिश्नर के CEC के खिलाफ जो मामला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ। और अब जहां जहां जिन स्टेट्स में इलेक्शन, 5 में स्टेट्स में इलेक्शन है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, वहां पर भी गैर BJP सरकार है, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। हम्म। पुडुचेरी में NDA की सरकार है, लेकिन बाकी 3 जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें गैर गैर BJP की सरकार है।
तो हम्म। जाहिर है इन्हीं को सबसे ज्यादा खतरा है कि विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उन्हीं को दिक्कत है। तो हम्म। सदन के भीतर इसमें नो डाउट कि हमने ये भी देखा था कि जब सड़क पे उतरे थे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, सारे सांसद उतरे थे, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग साथ उतरे थे। हाँ। जब राहुल गांधी 300 सांसदों के साथ गए थे, हाँ। वही स्थिति दिख रही है। सदन के भीतर जो स्पीकर की जहां तक बात है, उस पर भी साइन करने में अभी तक साथ नहीं आए हैं सारे लोग। हाँ। लेकिन जब बहस होगी और वोटिंग होगी तो पता लग जाएगा कि साथ आएंगे। हालांकि ज्यादा संभावना तो है नहीं वोटिंग होने की, लेकिन हाँ। सब लोग चाहते हैं कि बस लानत मलानत करें स्पीकर की, हाँ। और उनको थोड़ी बहुत नैतिकता अगर होगी तो थोड़ी शर्म आए। हाँ। लेकिन सिर्फ माहौल बात यही है कि उनको पार्टीजान जो जिस तरह का व्यवहार है वो ना रहे, हाँ। उसके लिए है। और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो पूरा माहौल है वो पॉलिटिकल मजबूरी भी है। और हाँ। जिस तरीके से मजबूती के साथ लड़ते हुई ममता बनर्जी दिख रही हैं, वो तो देखिए उनको तो यूएसपी यही है कि वो तो फाइटर हैं। वो तो हम्म। जमीन पे लड़ती हैं, संसद के भीतर लड़ती हैं, बिल्कुल। और लगातार लड़ाई करती हैं। वो तो ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में भी लड़के आई, वहां भी उनसे मिलके आई, हम्म। सुप्रीम कोर्ट गई, सड़क पर वो लड़ी, संसद के भीतर वो लड़ रही हैं, और वहां पर बंगाल में रोज लगातार वो रैलियों में ये बातें कह रही हैं। बिल्कुल। तो ये पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है और पॉलिटिकल मजबूरी भी है इस वक्त, कि अगर ये संदेश संसद से नहीं गए जाएगा तो आम आदमी तक ये बात उतनी मजबूती से नहीं पहुंचेगी। रविंद्र भाई, मेरा अंतिम सवाल, आपने क्योंकि लंबे समय तक संसद भी कवर की और चुनाव आयोग भी कवर किया, जो ये प्रस्ताव अगर आए तो सीईसी वाला भी अगर आया तो दोनों प्रस्ताव अगर आए तो क्या आपको लगता है कि स्पीकर और सीईसी काम करने के तरीके में कुछ बदलाव दिखाई दे सकता है? क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ता है ना कि एक बड़ा हिस्सा जो पूरा अपोजिशन है वो आप पर विश्वास नहीं कर रहा, जबकि आप हाउस के कस्टोडियन हैं। इसी तरीके से चुनाव आयोग भी, कि आप पे पूरा विपक्ष विश्वास नहीं कर रहा, तो कुछ सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है? देखिए, सुधार की गुंजाइश कहना तो बड़ा मुश्किल है, आपकी बात सही है, लेकिन हम लोग तो ये उम्मीद करेंगे कि अभी भी थोड़ी सी शर्म बची होगी, हम्म। कुछ नैतिकता तो होगी। क्योंकि इसी तरह का एक प्रस्ताव जब आया था जगदीप धनखड़ के खिलाफ, हम्म। उपराष्ट्रपति, तो उनको थोड़ी सी, उन्होंने थोड़ा सा ठीक होने की अपनी तरफ से कोशिश की, थोड़ा विपक्ष को अकोमोडेट करने की कोशिश की। वो बात अलग है कि उसके बाद उनकी चली गई। तो हो सकता है कि ये इतना प्रस्ताव आएगा, पूरे सदन पूरा देश देखे उनके बारे में, तो शायद कुछ फर्क पड़े, रिकॉर्ड में जाएगा। देखिए रिकॉर्ड की बातें हैं ना हाँ। विक्रांत भाई, रिकॉर्ड एक अलग चीज है। बिल्कुल। जनता के सामने जो कहा वो आज लोग भूल हाँ। जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखोगे सदन का, तो आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाता तो है। सब तो दर्ज हो वो गया। थोड़ा सा, हम्म। वो हाँ दर्ज हो जाता है, तो वो नेगेटिव लाइट में उसको पोर्ट्रे किया जाएगा, देखा जाएगा कि ऐसी भी सरकारें थी या ऐसे भी लोग थे जो 20 साल 30 साल 40 साल पहले की, जो अपने, जिन लोगों ने उनको हम्म। चुना, जिस जिस देश की जनता ने उनको सैलरी दे के उस एसी आलिशान कुर्सी पर बिठाया, कमरे में बिठाया, वो उनके साथ भी न्याय नहीं कर पाए। तो उनको जाहिर है नेगेटिव लाइट में ही देखेंगे, कोई सही लाइट में तो देखेगा नहीं। हम्म। तो क्या जाने कि कुछ शर्म आए थोड़ी बहुत। बिल्कुल। रविंद्र भाई, आप जुड़े, चर्चा की, और निश्चित तौर पर उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इतने बड़े पद जिन पर पूरे देश की निगाहें लगी रहती हैं, क्योंकि जब चर्चा होगी तो तमाम तरह की बातें होंगी, और जैसा रविंद्र भाई ने कहा कि वो फिर रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएगा, और रिकॉर्ड का हिस्सा तो हमेशा अजर अमर हो जाता है, उसको कभी फिर मिटाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए। थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।